क्योंकि कतर पर हमला हो गया है और ये केवल जमीन पर एक बमबारी नहीं थी, पूरे अरब क्षेत्र की बुनियाद को हिला देने वाला एक संदेश था। आज हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं जो लंबे समय से कहा जा रहा था, पर शायद किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। सुरक्षा की जिम्मेदारी बेचकर हासिल की गई फौजी शक्ति अक्सर धोखे में बदल जाती है। अरब सरकारों ने अपने पैर और अपने राजनीतिक वजन के बावजूद सुरक्षा पर आत्मनिर्भरता नहीं चुनी। हथियार खरीदे गए पर बनाए नहीं गए, ट्रेनिंग ली नहीं गई पर दूसरों की पेशकश पर निर्भर रहा गया। ईरान का पुराना तर्क है कि अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। आज उस तर्क की हवा जोरों पर बह रही है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका किसी का स्थायी संरक्षक नहीं हो सकता, उसने हमेशा अपने हितों को तरजीह दी। आज कतर पर हुए हमले ने वही तर्क साबित कर दिया है। जब सुरक्षा की चाबी बाहर के हाथों में हो तो तबाही ताकतें किसी भी वक्त अपने हितों के लिए ये कदम उठा सकती हैं और नतीजा विनाश ही बनता है। ये हमला सिर्फ कतर को निशाना नहीं बना रहा है, ये उन संरचनाओं को भी लक्ष्य कर रहा है जिन पर अरब शासक वर्षों से अपना भरोसा टिकाकर बैठे हैं। पैसे से खरीदी गई सुरक्षा बेअसर हो जाती है जब उसे लागू करने वाले हाथ दूसरों के हों, और आज वही संकट खुलकर सामने आ रहा है। अमेरिकी पुष्ट इस भरोसे ने कई अरब सरकारों को शस्त्र निर्माण और सैनिक प्रशिक्षण में पीछे छोड़ दिया है और कीमत अब चुकानी पड़ रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह घटना अब अरब दुनिया के तेज पहल से राजनीतिक फेरबदल और कैशलेस की शुरुआत कर रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह घटना अरब दुनिया में तेज पहल से राजनीतिक फेरबदल और कैशलेस की शुरुआत कर रही है। कतर के लिए दौरे शासकों की अनुपातित मुलाकातें और क्षेत्रीय नेताओं की भाग मांग, ये सब सिर्फ शोक या समर्थक के इजहार से ज्यादा है। एक रणनीतिक पुनर्रचना की शुरुआत का संकेत है। जो देश कभी सुरक्षित मानी पर टिका रहे, आज उन्हें उस सुरक्षा का खुद जवाब देना पड़ेगा या फिर निर्माता के खतरे झेलने होंगे। और इस बीच इजराइल की जबान कठोर बनी हुई है। माफी का कोई संकेत नहीं, शोक अथवा अफसोस का कोई खुलासा नहीं है। बयान साफ है, हम जहां चाहेंगे जिसे चाहेंगे निशाना बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि हम कोई भी जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। यही अल्फाज अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की सीमाओं पर एक नया तनाव पैदा कर रहा है, और इस तनाव की चपेट में आने की आशंका सिर्फ कतर तक सीमित नहीं रह सकती है। आने वाले घंटों और दिनों में यही सवाल उठेगा, अरब शासक अपनी प्राथमिकताओं को किस तरह बदलते हैं? क्या वो अपनी सैन्य रणनीति को बदलकर आत्मनिर्भरता की राह अपनाएंगे या फिर वही पुराने गठजोड़ और भरोसे जारी रखेंगे जिनका नतीजा आज हमने देखा है? कतर पर हुआ यह हमला एक चेतावनी है और अब फैसले की घड़ी है कि कौन सी नीति उन्हीं भविष्य को सुरक्षित रखेगी। इसी बीच जो हालात बन रहे हैं वो सिर्फ एक देश के खिलाफ नाराजगी से आगे बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय भगदड़ की शक्ल ले रहे हैं, और दुनिया के कई बड़े मंचों पर इसे स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। कतर की राजधानी दोहा में हुए इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे संजीदा रूप से लिया है। कतर ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है और कतर के प्रधानमंत्री ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि यह कार्यवाही शांति वार्ता और बंधुओं के रिहाई के प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकती है। अरब दुनिया का बर्ताव अब सिर्फ कड़वे शब्दों तक सीमित नहीं रह गया है। कतर पर हुए हमले के बाद क्षेत्रीय नेताओं की तीव्र गतिशीलता और दौरे इसी बात का सूचक है। कई अरब देशों के हेड ऑफ द स्टेट और उच्च अधिकारियों ने दोहा का दौरा किया है या किया जाना तय हो चुका है। ये न सिर्फ सहानुभूति का इजहार है बल्कि एक रणनीतिक बैठक और सुरक्षा नीति के फिर से निर्माण संकेत है। कतर ने भी स्पष्ट किया है कि उनके पास अपनी प्रतिक्रिया का अधिकार है। कतर के विदेश कार्यालय ने कहा है कि वो अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, और वो सवाल खुला है कि ये कदम कितने कठोर होंगे। इसी समय कुछ हलकों में यह बहस तेज हो रही है कि ईरान की पुरानी चेतावनियां कितनी दूर तक सही साबित हुई हैं कि बाहरी सुरक्षा गारंटी भरोसेमंद नहीं रहती है, और ये कि आत्मनिर्भर रक्षा ही आखिरकार किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी गारंटी होती है। जून में दोनों तरफ से सैन्य टकराव देखने को मिला और इसने पूरी तरह के दृष्टिकोण को बदल कर रख दिया है कि ईरान ने जो रणनीति अपनाई है, स्थानीय क्षमताएं बनाना, मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित करना और आत्मनिर्भर रक्षात्मक तंत्र तैयार करना, यही बहस खाड़ी के देशों के लिए कुछ निर्णयों पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कितनी दूर तक अपनी सैन्य और तकनीकी क्षमता को बढ़ाया है और कब तक विदेशी संरक्षण पर निर्भर रहा जाएगा, इस बात पर अलग अलग मीडिया और विश्लेषण अलग अलग रुख दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के सुर अब
अभी भी सख्त बने हुए हैं। हमले के बाद के बयानों में यह साफ कहा जा रहा है कि आतंकवादी नेतृत्व जहां भी होगा उसे निशाना बनाया जाएगा और ये नीति जारी रहेगी। इजराइल का तर्क है कि उसने सुरक्षा मुद्दों और खतरे का सामना करते हुए कार्यवाही की आलोचना इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के लिए उल्लंघन के रूप में ले रहे हैं। इस विभाजन ने वैश्विक धुरी पर भी तनाव पैदा कर दिया है। कुछ देशों ने इजराइल की कार्यवाही को कठोर और घातक करार दिया है, तो कुछ ने कह दिया है कि इससे किसी तरह का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि ये स्थिति और बिगाड़ेगी। अब असली सवाल यह है कि कतर किस तरह की रणनीति अपनाएगा। जस्टिस और कूटनीति के रास्ते पर चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाकर मामलों को हल करना चाहेगा, या फिर प्रत्यक्ष सैन्य या वैकल्पिक सुरक्षा साझेदारियों की तरफ कदम बढ़ाएगा। कतर ने यूनाइटेड नेशंस को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस उल्लंघन पर कार्यवाही करे। साथ ही कतर के उच्च अधिकारियों ने यह भी कहा है कि देश के पास जवाब देने का हक है। इस कहानी का जो अगला अध्याय होगा वो अपने क्षेत्रीय संगठनों, शासकों की रणनीति, प्राथमिकताओं और वैश्विक शक्तियों के सामने रखे गए विकल्पों पर निर्भर होगा। क्या अरब शासक अब स्थायी संरक्षणों पर निर्भरता छोड़कर अपनी सैन्य औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करने की राह चुनेंगे, या वही पुरानी प्रथा जारी रखी जाएगी जिससे भविष्य में और भी जोखिम पैदा कर सकते हैं। कतर पर यह हमला दुनिया को जगा चुका है और अब वक्त फिर से सोचने और चुनने का है। और हाँ, खास बात यह है कि कतर के पास हथियार हैं पर उनका संचालन करने वाले हाथ नहीं है, और यही कमजोरी उस हमले में खुलकर सामने आई है। कतर के पास आधुनिक और महंगे एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट और नासाम्स जैसी परतें, जिनके बारे में पहले भी रिपोर्ट्स आई थी। फिर भी हमला हुआ और सड़कों पर वही सवाल गूंज रहे हैं। सिस्टम तो था, पर उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये तैयारी कहां थी। दूसरा पहलू यह है कि कतर में अमेरिका की अहम मौजूदगी है। अल उदैद जैसे बड़े अमेरिकी ठिकानों की वजह से कतर की सुरक्षा आर्किटेक्चर गहरी तरह से अमेरिका पर आधारित है। इसी निर्भरता ने कतर को कुछ सीमाओं में बांधा हुआ दिखाई दिया है। अमेरिकी मौजूदगी संघर्ष के दौरान एक सुरक्षा गारंटी है, पर वही हिस्सेदारी कभी कभी कूटनीतिक और फैसलों की आजादी को भी सीमित कर देती है। तीसरा सवाल यह है कि कैसे इजराइल ने कतर की एयर डिफेंस शील्ड को बाईपास और ब्लॉक कर दिया। इस पर अभी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कतर के अधिकारियों ने कहा है कि हमला उस तरह का था जो रडार पर पकड़ में नहीं आया। विश्लेषक भी कह रहे हैं कि हमला किसी तरह की जैमिंग स्टील्थ मिसाइल या बाहरी हवाई मार्ग से किया गया हो सकता है। यानी तकनीक और ऑपरेशन दोनों ही मायनों में चौंकाने वाला कदम था। इसलिए यह कहना आसान है कि सिर्फ महंगे सिस्टम होना ही काफी नहीं है, उसे चलाने की रणनीतिक प्रशिक्षण और काउंटर इंटेलिजेंस तैयारी जरूरी है। सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी खाड़ी के देशों के मामले में वही पैटर्न दिखता है। भारी खरीदारी, वैश्विक टेक्नोलॉजी पर भरोसा, पर घरेलू सैन्य औद्योगिक नींव की कमी। इसलिए जब सीमा रेखा पर गंभीर तनाव आता है तो नेताओं के पास विकल्प सीमित दिखते हैं। कूटनीतिक नारा, नैरेटिव और कभी कभी विलंबित या नहीं के बराबर सैन्य जवाब। इस स्थिति ने क्षेत्रीय भरोसे को हिला कर रख दिया है। अब गहराई से सोचना होगा कि सुरक्षा खरीदना और सुरक्षा बनाना दोनों अलग चीजें हैं। अंत में यही बात साफ निकल कर आती है कि कतर अभी तक सीधे सीधे सैन्य जवाब देने की राह पर नहीं निकला है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नोटिस भेजना, खुद व्यक्त करता है और क्षेत्रीय समन्वय की कोशिशें करना सामने आया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कतर फिलहाल संकुचित विकल्पों के साथ चल रहा है। अपने अमेरिकी रिश्ते को पूरी तरह काटना या तत्काल सैन्य कार्यवाही, दोनों का अपना अपना खतरा है। इसलिए कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि असली बदलाव तब आएगा जब खाड़ी देशों की नीतियां केवल खरीद और दिखावे पर नहीं बल्कि घरेलू टेक निर्माण, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर रक्षा पर केंद्रित होगा। ये वही सबक है जो आप कह रहे थे। ताकत का मतलब सिर्फ दौलत में बनती मशीनरी नहीं, उसे चलाने, उसकी रणनीति तय करने और उसके लिए मनुष्य को प्रशिक्षण करने की क्षमता भी बराबर जरूरी है। अगर अगली बार किसी ने फिर प्रशिक्षण करना चाहा तो जवाब देने की असल ताकत वही देशों के पास होगी जिन्होंने अपनी सुरक्षा का ढांचा अंदर से बनाया होगा। ये वही क्षेत्रीय स्थिरता की गारंटी का सच्चा आधार है। इजराइल ने कतर में हमला किया और उस हमले के बाद उसे लगा कि अब उसका खुद का सिलिकॉन खोखला पड़ा है। गाजा में 2 साल से जारी झड़पों के बावजूद वहां से इजराइल को जो नुकसान हो रहा था वो कतर जैसे किसी सुरक्षित माना जाने वाले ठिकाने पर नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए इजराइल ने एक ऐसा निशाना चुना जहां उसे भरोसा था कि जवाब देने की क्षमता सीमित रहेगी। इजराइल ने हमले के समय कह दिया है कि उसका मकसद केवल हमास के नेताओं को निशाना बनाना था और वो आगे भी उन पर
किसी भी जगह हमला कर सकता है। ये बयान उस ढीठपन का इजहार था जो उसने गाजा में 2 साल से नीचे नहीं किया। नेतन्याहू के उन शब्दों का मतलब साफ था, जहां भी वो हैं हम उन्हें निशाना बनाएंगे। और यह बयान क्षेत्रीय सियासत में डर और अस्थिरता घोलने के बराबर था। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर तेज और तुरंत दिखा। यूनाइटेड नेशंस की ओर कई प्रमुख देशों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आई। सुरक्षा परिषद ने घटनाओं पर चिंता जताई और कई देशों ने इस कार्यवाही को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में देखा। इस कड़ी में अमेरिका का रुख भी नाराज और चिंतित का था। ये आलोचना एक तरह से इजराइल के लिए असुविधाजनक हो गई है। अदालत, बयानबाजी और कूटनीतिक नारे अब समाधान नहीं है। कतर ने फौजी विकल्प की बजाय अंतर्राष्ट्रीय मंचों और कानूनों के रास्तों को अपनाने का फैसला किया। यूनाइटेड नेशन को पत्र भेजना, सुरक्षा परिषद में मामला उठाना और कानूनी दायरे में कार्यवाही की मांग करना। स्पष्ट है कि कतर फिलहाल खुले सैन्य टकराव से बचाव करना चाहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जवाबी कार्यवाही के तमाम विकल्पों को हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये सारा माहौल उस बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है जो पहले से कही जा रही थी। सशस्त्र, महंगे और आधुनिक सिस्टम होना काफी नहीं है, उनका समुचित उपयोग, संचालन और रणनीतिक व्यवस्था होना जरूरी है। और वही फर्क है जिसने जून की 12 दिन की टकराव में असर दिखाया है, जहां ईरान ने अपनी क्षमताओं को तेजी से संभाला और जवाब देकर स्थिति बदल दी। अब वही प्रश्न खड़ा है कि खाड़ी के देश कितनी हिम्मत और रणनीति से अपने रिश्तों और हथियारों का उपयोग कर पाएंगे। ये हमला कतर पर एक परिणाम भर नहीं छोड़ेगा, ये अरब, अमेरिका, इजराइल, तिकड़ी और क्षेत्रीय संतुलन पर प्रभाव डालेगा। और सऊदी, यूएई और अन्य राजनेताओं के लिए यह सोचने की नई बात छोड़ गया है, क्या भरोसा, खरीद और कूटनीति ही काफी है, या अब समय आ गया है कि क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी पर नए सिरे से सोचा जाए। हालात इमरजेंसी के तनाव को छोड़कर सवाल दाग गए हैं और यही अगले अध्याय की कसौटी बनेगा।